जॉइंट फैमिली में गांव वर्सेस शहरी बहुओं का पहनावा। शहर के एक आलीशान घर के गार्डन में किटी पार्टी का माहौल है। चारों तरफ सजावट है और औरतें चाय नाश्ते के साथ गप्पे लड़ा रही हैं। शारदा अपनी सहेलियों के बीच बैठी है, तभी शकुंतला अपनी बहू रागिनी के साथ वहां आती है। रागिनी ने बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई है। अरे ये देखो मेरी बहू रागिनी, ये शहर की सबसे बढ़िया कॉलेज से पढ़ी लिखी बहू है। इसकी इंग्लिश तो इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े लोग सुनते रह जाते हैं, और इसके कपड़े देखो कितने शानदार और महंगे हैं। हाँ शकुंतला बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहू तो तुम्हारी वाकई बहुत सुंदर है, और इसने जो ये कपड़े पहने वो भी काफी जच रहे हैं। बहुत ही प्यारा लुक है इसका। हाँ शकुंतला बहन, तुम तो कमाल की बहू लेकर आई हो। इसके कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। सच में ऐसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। और बहू सच सच बताना, तुमने ये इतने प्यारे कपड़े कहाँ से खरीदे? मुझे भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही डिजाइन चाहिए। जी आंटी, ये असल में मार्केट वाले कपड़े नहीं है, ये डिजाइनर कपड़े हैं। मैंने खुद बैठकर इन्हें डिजाइन करवाया है और कस्टमाइज करवाया है ताकि ये यूनिक लगे। अरे वाह, इतना अच्छा फैशन सेंस है तुम्हारा। खुद कपड़े डिजाइन करवाती हो, वो भी इतनी खूबसूरती से। मान गए तुम्हारी पसंद को। भाई ऐसी बहू तो आज के जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलती। मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी कि मुझे रागिनी जैसी समझदार और मॉडर्न बहू मिली है। आई बड़ी किस्मत वाली, बड़ी तारीफें कर रही है अपनी बहू की। देख लूंगी मैं इससे भी अच्छी और सुंदर बहू लेकर आऊंगी अपने बेटों के लिए। अगर ये शहर से ऐसी बहू ला सकती है तो क्या मैं शहर की कोई अच्छी बहू नहीं ला सकती? मैं भी ऐसी बहू लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इसकी बहू तो कुछ भी नहीं होगी मेरी बहू के सामने। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शारदा घर पहुंचते ही बहुत बेचैन है। वो सीधे अपनी सास शांति देवी के पास जाती है जो बरामदे में बैठी है। माँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं हमारी जॉइंट फैमिली में बहू लेकर आना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने दोनों बेटों की शादी अब जल्द से जल्द करवा दूँ। अरे वाह बहू, हमारी जॉइंट फैमिली में बहू लाने की ये बात सोचकर तूने ये साबित कर दिया कि तुझ में भी अक्ल है। तो अब तू अपने बेटों के घर बसाने की, मैं तो कब से कह रही थी जल्दी शादी करवा इनकी। जितनी जल्दी तू शादी करवाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परपोतों का चेहरा देख सकूंगी। मेरी तो बस यही आखिरी इच्छा है। शारदा बहू, ये बहुत ही नेक विचार है। हेमंत और रामलाल, तुम दोनों अभी जाओ और 2-3 अच्छे पंडितों को बुलाकर लेकर आओ। पूरे शहर में खबर फैला दो कि हमें अपने बेटों के लिए लड़कियां देखनी है। बहू ऐसी आनी चाहिए जो हमारे खानदान की शान बढ़ा दे। हेमंत और रामलाल पंडितों को लाने के लिए घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शहर के एक व्यस्त बाजार में गाड़ियों का शोर है। वहीं सड़क किनारे अनीशा नाम की एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में धनिया बेच रही है। धनिया ले लो, ताजा धनिया ले लो, सिर्फ 10 रुपए की गड्डी धनिया ले लो। धनिया ले लो भाई साहब। वहीं से घर का बड़ा बेटा अरुण गुजर रहा है। उसकी नजर अचानक अनीशा पर पड़ती है। अरुण अनीशा को धनिया बेचते हुए गौर से देखने लगता है। ये लड़की कौन है? कितनी मासूम और प्यारी लग रही है। इसकी सादगी में ही एक अलग ही बात है। इतनी सुंदर होकर यहाँ इस धूप में धनिया बेच रही है। इसके कपड़ों से तो ये काफी गरीब लग रही है, लेकिन इसके चेहरे पर कितनी शांति है। कोई घमंड नहीं है, बस अपनी मेहनत कर रही है। तभी पास में एक छोटा सा बच्चा विक्रांत खेल रहा होता है। वो अचानक दौड़ते हुए बैलेंस खो देता है और सड़क पर गिर जाता है। उसके घुटने पर गहरी खरोंच आती है और खून निकलने लगता है। अरे अरे मेरा बाबू, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? तुम ठीक हो ना? रोना नहीं बिल्कुल भी। रुको, मैं अभी पट्टी करती हूँ, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। अनीशा बिना सोचे समझे अपनी पुरानी सलवार सूट की चुन्नी फाड़ देती है और विक्रांत के घुटने पर कसकर पट्टी बांध देती है ताकि खून रुक जाए। नहीं आंटी, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू, आपने मेरे लिए अपनी साड़ी फाड़ दी। तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो विक्रांत। चलो अब अपने मम्मी पापा के पास जाओ और ध्यान से खेलना। विक्रांत के मम्मी पापा आते हैं और बिना अनीशा को थैंक यू बोले उसे लेकर चले जाते हैं। अरुण ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसका दिल भर आता है। ये लड़की जितनी बाहर से सुंदर है, दिल की भी उतनी ही नेक है। एक अनजान बच्चे के लिए इसने पल भर में अपनी साड़ी खराब कर दी। आज के जमाने में ऐसा निस्वार्थ इंसान कहाँ मिलता है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। जैसे ही अरुण अनीशा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अनीशा अपना छोटा सा ठेला खींचते हुए भीड़ में ओझल हो जाती है। अरुण उसे ढूंढता रह जाता है पर वो नहीं मिलती। वो उदास होकर घर लौट आता है। घर में पंडितों के साथ पूरी ज्वाइंट फैमिली बैठी है। ये देखिए जी, ये शहर की सबसे टॉप क्लास खानदानों की लड़कियों की तस्वीरें हैं। सब पढ़ी लिखी हैं और रईस घरों की हैं। इनमें से जो भी तस्वीर आप लोगों को पसंद आए आप बता दीजिएगा, हम बात आगे बढ़ाएंगे। सब एक से बढ़कर एक हैं। पंडित जी, आप सभी लड़कियों के बायोडेटा और ये तस्वीरें यहीं छोड़ जाइए। हम सब मिलकर आराम से देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। अरे वो देखो अरुण आ गया। अरुण बेटा इधर आ, देख पंडित जी कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो लाए, तू भी देख ले। हाँ देवरानी जी, आप सही कह रही है। देख बेटा अरुण, इनमें से कोई लड़की पसंद कर। इन सब में से जो तुझे भाएगी मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। नहीं माँ, मुझे इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इन लड़कियों में से किसी से भी शादी नहीं करनी है। अरे क्यों भाई, भला तुझे इन लड़कियों से क्या दिक्कत है? सब एक से बढ़कर एक घरों की है, पढ़ी लिखी है। कोई ठोस वजह तो बता। पापा जी, इन लड़कियों में कोई खराबी नहीं है, बस मेरा मन नहीं है अभी इन सब में पढ़ने का। मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
अरुण इतना कहकर बिना किसी से बहस किए चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। परिवार के बाकी सदस्य उसे देखते रह जाते हैं। अरे शारदा बहन, अब क्या करना है आपके? क्या बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढना जारी रखना है या मैं ये रिश्ता कहीं और ले जाऊं? हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल ढूंढनी है। शादी तो मैं अपने बड़े बेटे की इसी महीने करवा कर रहूंगी। उसे मना करने दीजिए, मैं देख लूंगी उसे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह अरुण एक पुराने मंदिर में दर्शन करने जाता है। वहां वो देखता है कि अनीशा छोटे गरीब बच्चों को खाना और कपड़े दान कर रही है और अनीशा ने खुद एक पुरानी सी सलवार सूट पहन रखी है। ये लो बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए नए कपड़े और ये खाना भी खाओ। सब मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं। अनीशा बच्चों को सामान देकर वहां से चली जाती है। अरुण तुरंत वहां के मंदिर के पुजारी के पास पहुंचता है। पंडित जी, ये लड़की कौन है जो अभी यहाँ बच्चों की मदद कर रही थी? क्या आप इसे जानते हैं? अरे जी बेटा, ये बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है। बहुत ही भली और नेक बच्ची है। हमेशा दूसरों की मदद करती है और अपने परिवार का खूब ख्याल रखती है। पंडित जी, क्या आप इसके घर का पता बता सकते हैं? मुझे इनसे कुछ जरूरी काम है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसका घर पास वाले गांव में है। यहाँ शहर में तो ये कभी कभी ही आती है। तुम गांव चले जाओ, वहाँ किसी से भी पूछ लेना, बता देंगे। अरुण रास्ता पूछते हुए उस गांव में पहुंच जाता है। वो अनीशा के घर के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकता है। अनीशा अंदर सत्तू गोल रही और उसके पिता कृष्णलाल एक चारपाई पर लेटे हैं। अरे बेटी, तू दिन रात इतनी मेहनत क्यों करती है हम गरीबों के लिए? अरे तू अपनी जिंदगी भी तो जी, तू थक जाती होगी। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी ही तो जी रही हूँ। आप लोगों की सेवा करना और ये सादगी भरी मेहनत ही मेरी खुशी है। मुझे यही मंजूर है। नहीं बेटी, ये तेरी जिंदगी नहीं है। तू बहुत समझदार है। तू शादी कर ले और अपना घर बसा। मैं तुझे ऐसे मेहनत करते नहीं देख सकता। पिताजी, शादी तो मैं कर लूंगी, पर कोई अच्छा और नेक दिल लड़का मिले तब ना। आजकल तो सब दिखावा पसंद करते हैं। अरुण बाहर खड़ा यह सब सुन रहा है। उसे अनीशा की सादगी से और ज्यादा प्यार हो जाता है। कितनी महान लड़की है ये। इतने गरीब घर की होकर भी कितनी संतुष्ट है। शादी तो मैं इसी सादगी वाली लड़की से करूंगा। अरुण वहां से निकलता है, लेकिन गांव की गलियों में रास्ता भटक जाता है। वो एक नदी के किनारे थक कर बैठ जाता है। तभी वहां अनीशा पानी भरने आती है। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कितना शांत लग रहा है यहाँ बैठा हुआ। जी नमस्ते। आप वही है ना जिसे मैंने उस दिन शहर के बाजार में धनिया बेचते हुए देखा था? जी हाँ, पर मैं हमेशा धनिया नहीं बेचती हूँ। वो तो बस उस दिन कुछ मजबूरी थी। वैसे मैं अरे कोई बात नहीं जी, आप मुझे बहुत पसंद है। मैं एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली घर का लड़का हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जॉइंट मिडिल क्लास? अगर ये मिडिल क्लास है तो अच्छा है। मैंने भी इसे अपनी असलियत नहीं बताई कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। जी, आप भी मुझे बहुत पसंद आए। आप बहुत नेक इंसान लगते हैं। अनीशा शर्माते हुए अपना घड़ा उठाती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। अरुण खुशी खुशी अपने घर वापस आता है और घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी माँ शारदा 2 तस्वीरें लेकर खड़ी है। देख अरुण, तू तो शर्मा रहा था, पर मैंने तेरे लिए और नीरज के लिए लड़कियां ढूंढ ली। तो इस लड़की से शादी करेगा और नीरज निकिता से। नहीं माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे एक लड़की पसंद है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। क्या? कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? क्या करती है? मुझे अभी सब सच सच बता। हाँ माँ, वो पास के गाँव में रहती है। बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की है। गरीब परिवार से है, पर उसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है। क्या? एक गांव की गरीब लड़की? तू पागल हो गया है? मैं तेरी शादी कभी उस गंवार से नहीं होने दूंगी। तेरी शादी मेरी पसंद की शहर की स्टाइलिश लड़की से होगी। अरे चुप हो जाओ शारदा बहू। जब अरुण ने किसी को पसंद कर लिया है तो कोई मतलब नहीं बनता किसी और से शादी करवाने का। अरुण की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी। हम कल ही रिश्ता लेकर उसके घर जाएंगे। ये मेरा फैसला है। और मेरी पसंद की लड़कियों का क्या? जो मैंने शहर से बहुएं सोची थी उनका क्या होगा? क्या सब मेरी ही बात काटेंगे? बहू, तूने अपने छोटे लड़के नीरज के लिए भी तो लड़की पसंद की है ना, तो उसकी शादी अपनी पसंद की शहरी लड़की से करवा देना। हाँ माँ जी, मैं अपने छोटे बेटे नीरज की शादी तो अपनी पसंद की शहर की स्टाइलिश लड़की निकिता से ही करवाऊंगी। आप लोगों को जो करना है कीजिए। अगले दिन पूरा परिवार अनीशा का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर शारदा नाक सिकोड़ती है। जी नमस्ते, आइए बैठिए। हमारी बेटी ने बताया था कि आप लोग आने वाले। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है और ये रिश्ता मंजूर है। जी, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। बहुत ही सुशील बच्ची है। ये शादी पक्की समझिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरुण और अनीशा की शादी तय हो जाती है और नीरज की शादी निकिता से। शादी वाले दिन 2 मंडप सजे हैं। अरुण और अनीशा एक तरफ बैठे हैं, नीरज और निकिता दूसरी तरफ। अब दोनों वर अपनी अपनी वधुओं को मंगल सूत्र पहनाएं और उनकी मांग में सिंदूर भरें। अरुण अनीशा को और नीरज निकिता को मंगलसूत्र पहनाते हैं। अनीशा ने साधारण लाल शादी का जोड़ा पहना है और निकिता ने बहुत ही भारी और चमकीला डिजाइनर लहंगा। विवाह संपन्न हुआ। अब आप सब अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों जोड़े अपने परिवार का आशीर्वाद लेते हैं। विदाई का समय आता है और दोनों बहुएं अपने ससुराल पहुंचती हैं। घर में गृह प्रवेश की रस्में होती हैं।
जेठानी जी कहाँ है आपकी दोनों बहुएं? उन्हें बुलाइए, आज उनकी पहली रसोई है, हमें भी तो पता चले बहुएं कैसा खाना बनाती हैं। अरे हेमंत भाई, प्रीति और करुणा कहाँ है? उन्हें भी बुला लो, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे वो दोनों तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, वो लोग अभी नहीं आ पाएंगे, मेरी उनसे बात हो गई है। देखो भाई, घर में दो दो बहुएं आ गई हैं और घर की बेटियां ही मौजूद नहीं है। खैर छोड़ो, अब बहुओं को पहली रसोई के लिए बुलाओ। अनीशा बहुत ही सादे और सिंपल कपड़ों में सिर पर पल्लू लेकर रसोई में आती है। वो खाना बनाना शुरू करती है। वाह बहू, कितने सीधे सादे और प्यारे कपड़े पहने हैं तुमने, बिल्कुल हमारे घर की मर्यादा के हिसाब से। ये क्या कपड़े पहने इसने? गंवारों जैसे फटे पुराने और अजीब कपड़े। ये कोई नई बहू का पहनावा है? बहू तुझे गांव की बहू के कपड़े ठीक नहीं लग रहे, पर तेरी वो शहर की लाडली बहू कहाँ है? वो तो अभी तक रसोई में दिखी भी नहीं। दादी, मैं जब सुबह उठा था तब से निकिता कमरे में नहीं थी। मुझे लगा वो जल्दी उठकर नीचे आ गई होगी, पर वो यहाँ भी नहीं है। तभी निकिता घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आती है। उसने बहुत ही छोटा वन पीस पहना हुआ है और हाथ में एक छोटा सा बैग है। अरे ये क्या, बहू बाहर से आ रही है और ये इसने कैसे कपड़े पहने हैं? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बहू, ये तुमने क्या पहना हुआ है? कल ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है और आज सुबह सुबह तुम इस तरह के कपड़ों में बाहर से आ रही हो। ये सब क्या बदतमीजी है? क्या है का क्या मतलब है? ये मेरे कपड़े हैं और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। अब क्या मैं पार्टी में भी नहीं जा सकती? बहू तुम बिल्कुल जा सकती है, पर इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, कम से कम किसी को बताकर तो जाती। अपने पति को भी नहीं बताया। अरे तो क्या हो गया? इसने सोचा होगा कि रात को सबको परेशान क्यों करना, इसीलिए चुपचाप चली गई होगी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? बहू तू अपनी बहू को बचाने की कोशिश मत कर। इसे बोल कि ढंग के कपड़े पहन कर आए और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करे। पहली रसोई? मैं कोई पहली रसोई वसोई नहीं करने वाली। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और मैं इन फालतू के रीति रिवाजों को नहीं मानती। हाँ माँ जी, ठीक ही तो कह रही है। वो शहर की पढ़ी लिखी और स्टाइलिश लड़कियां सब छोटे मोटे काम नहीं करती, वो इन सब रीति रिवाजों से ऊपर है। रसोई के पास अभी घर वाले निकिता के बर्ताव से दंग खड़े हैं। शांति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है, जबकि शारदा अब भी अपनी शहरी बहू का बचाव करने की कोशिश में लगी है। बहू शारदा, ये मत भूल कि ये भारत देश है और यहाँ की अपनी एक परंपरा है। इन रीति रिवाजों का अपमान करना मतलब इस घर की नींव का अपमान करना है। तभी रसोई की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। अनीशा एक के बाद एक पकवानों से सजी थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। कोई बात नहीं दादी जी, अगर देवरानी जी को खाना बनाना नहीं आता तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। मैंने खीर बनाने की सारी तैयारी पहले ही कर रखी है। बस निकिता जी उसमें अपने हाथों से थोड़ी चीनी डाल देंगी तो उनकी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, यही कर लो। वैसे भी इससे और कुछ तो होने से रहा, कम से कम हाथ से चीनी तो डाल ही सकती हैं ये महारानी। निकिता रसोई की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा है। वो अनीशा को तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। आ गई बड़ी गांव की गवार, मुझे पहली रसोई सिखाने वाली। तुम जैसी देहाती लड़कियों से यही उम्मीद की जा सकती है। निकिता रसोई में जाकर खीर के पतीले में मुट्ठी भर चीनी डाल देती है और बिना किसी उत्साह के उसे बाहर ले आती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है बहू। सब्जी का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेरी माँ के हाथ का होता था। मजा आ गया खाकर। सच में अनीशा बहू, तुमने तो दिल जीत लिया। इतनी कम उम्र में इतना हुनर, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। सब लोग अनीशा को नेक और पैसे देते हैं, जिसे देखकर शारदा का मन जलने लगता है। वो तुरंत अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकाल लाती है। ये लो निकिता बहू, मैं तुम्हारे लिए नेक में सोने के कंगन लेकर आई हूँ। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है, ये इसका इनाम है। जेठानी जी आप क्या कह रही हैं? आपकी शहर की बहू ने तो पूरा खाना बनाया ही नहीं, उसने तो सिर्फ चीनी डाली है। उसे किस बात का नेक दे रही हैं आप? किस बात का नेक का क्या मतलब है? मेरी बहू ने खीर में चीनी डाली है तो खीर तो उसी की मेहनत से मीठी हुई ना। बस हो गई उसकी पहली रसोई। ले बहू, तू अपना ये नेक रख, और इस गांव की गवार को मैं घर लेकर नहीं आई हूँ, इसीलिए से मेरी तरह से कोई नेक नहीं मिलेगा। अनीशा चुपचाप शारदा की कड़वी बातें सुन लेती है और बिना कुछ कहे काम में जुट जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अनीशा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम संभाल लेती है, जबकि निकिता दोपहर तक सोती रहती है। बहुओं, अब घर में दोनों बेटों की शादी हो गई है, घर में खुशहाली आई है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना घर में माता की चौकी बैठा दी जाए। घर में माता की चौकी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पड़ोस की औरतें कांति और विमला भी वहां पहुंचती है। घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। अरे वाह शारदा, तैयारी तो बहुत ही अच्छी की है तुमने माता की चौकी की। ये माता रानी की मूर्ति कितनी सुंदर और अलौकिक लग रही है। अरे शारदा, तैयारी तो सब ठीक है, पर तेरी बहुएं कहाँ हैं? उन्हें भी तो बाहर बुला, हमें भी तो देखना कैसी बहुएं आई हैं घर में। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए निकिता दिखाई देती है। उसने एक बहुत ही छोटी और तंग ड्रेस पहनी हुई है, जो किसी भी तरह से पूजा के माहौल के हिसाब से सही नहीं है। जी जी जी, ये कैसे कपड़े पहने बहू ने? शारदा, यही बहू तू लेकर आई है क्या शहर से? माता की चौकी चल रही है और ये ऐसे कपड़े?
पंडित जी बैठे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग बैठे और जॉइंट फैमिली की बहू ऐसे होलिया में सबके सामने आ रही है। ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शारदा बहू, तुम्हारी ये शहरी बहू हमारी जॉइंट फैमिली को सरेआम बदनाम कर रही है। इसे अभी के अभी समझा लो वरना अनर्थ हो जाएगा। किसे समझा लो? मैंने जैसे कपड़े पहने हैं मैं वैसे ही पहनूंगी, ये मेरी चॉइस है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। निकिता इतना कहकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तभी अनीशा एक सुंदर साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और हाथों में प्रसाद की थाली लिए वहां आती है। उसके चेहरे पर गजब का तेज है। भाई वाह, इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी और खानदान की बहू। सिर पर पल्लू, पूरा 16 श्रृंगार और मर्यादा। इसे देखकर लग रहा है कि पूजा में शामिल होने आई है। वो दूसरी वाली को देखकर तो लग रहा था कि अपने ससुराल में कोई मॉडलिंग करने आई है। असली संस्कार तो इस गांव की बहू में ही दिख रहे हैं। पंडित जी, आप लोग यहाँ पूजा करने आए हैं तो सिर्फ पूजा पर ध्यान दीजिए। मेरी शहरी बहू को कुछ भी कहने की किसी को जरूरत नहीं है। उसने कभी पहले ऐसे पूजा पाठ नहीं की है, इसीलिए उसे पता नहीं था। वो गलती से ऐसे कपड़े पहनकर आ गई, मैं उसे समझा लूंगी। शारदा गुस्से में निकिता कमरे में जाती है। निकिता बेड पर लेटी हुई अपने फोन में व्यस्त है। अरे बहू, तू बेवकूफ है क्या? तू इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर पंडित जी और मेहमानों के सामने क्यों आ गई? मेरी तो नाक कटवा दी तूने। घर वालों को तो मैं जैसे तैसे संभाल लेती हूँ, पर इन पड़ोसियों और पंडित जी को कैसे जवाब दूंगी? जाकर थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आ जा। माँ जी, आप कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या पहनना है? मैंने जो कपड़े पहने हैं वही पहनूंगी। अब आप यहाँ से जाइए। मुझे किसी बोरिंग पूजा पाठ में नहीं आना। मेरे दोस्तों का भी फोन आया था, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। निकिता शारदा को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद एक ऑफ शोल्डर वन पीस पहनकर माता की चौकी के बीच से गुजरते हुए घर से बाहर निकल जाती है। भाई, अब तो मानना पड़ेगा कि गांव की बहू ही सबसे सही है। अगर शहर की बहू ऐसी होती तो हमें ऐसी शहरी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ मीनाक्षी, सही कहा तुमने। देखो तो सही, सास को ही कमरे से बाहर निकाल दिया। अब भुगतो अपनी पसंद का फल शारदा बहन। कुछ दिनों बाद शारदा और दोनों बहुएं सब्जी मंडी जाती हैं। अनीशा एक सब्जी वाले के पास खड़ी होकर आलू का भाव पूछ रही है। क्या भैया, इतने महंगे आलू कैसे दे रहे हो? मार्केट में तो 20 रुपए किलो है और तुम 25 क्यों मांग रहे हो? ठीक दाम लगाओ। अरे नहीं बहन जी, यही दाम चल रहे हैं। और आप इतनी बड़ी मालकिन के घर से आई हैं, उनके साथ खड़ी हैं और अपनी मालकिन की नौकरानी होकर 5 रुपए के लिए चिक कर रही हैं। क्या कहा? ये मेरी नौकरानी? भैया, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये इस घर की नौकरानी ही है। देखा तुमने कपड़े ही ऐसे गंवारों वाले पहने कि ये सब्जी वाला भी तुम्हें नौकरानी समझ रहा है। थोड़ी तो शर्म करो, मेरी बेइज्जती हो जाती है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर सादगी भरे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं होता कि कोई नौकरानी हो जाए। मैं बस घर के पैसे बचाना चाह रही थी। चुप कर, तूने तो पूरी सब्जी मंडी में मेरी नाक कटवा दी। मेरी शहरी बहू की तरह थोड़े अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती क्या? तू हमेशा गंवार ही रहेगी। तभी पास खड़ी कुछ औरतों की नजर उन पर पड़ती है। वो आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। जी देखो, कैसी सास अपनी बहू को गंवार कह रही है और दूसरी वाली देखो कैसे तितली बनकर उड़ रही है। बाजार के सारे मर्द उसे घूर रहे हैं। सही कह रही हो बहन, इस गांव की बहू ने कम से कम ढंग के कपड़े तो पहने हैं। ये शहर वाली तो बिल्कुल बेशरम लग रही। सास को अकल ही नहीं है। औरतों के ताने सुनकर शारदा का मुंह उतर जाता है। वो चुपचाप घर लौट आती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज के घर पहुंचते ही निकिता जिद करने लगती है। नीरज, मुझे वो ड्रेस चाहिए ही चाहिए। कल मोहल्ले में बर्थडे पार्टी है और मैं वही 25,000 वाली ड्रेस पहन कर जाऊंगी। निकिता, तुम पागल हो गई हो क्या? किसी के जन्मदिन पर जाने के लिए 25,000 की ड्रेस? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ तो समझदारी दिखाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे वो ड्रेस दिलवाओगे वरना मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी और घर में हंगामा करूंगी। मुझे वो ड्रेस, 12,000 का बैग और महंगा परफ्यूम सब चाहिए। नीरज मजबूरी में निकिता को सारा सामान दिलवा देता है। पार्टी वाले दिन निकिता बहुत ज्यादा मेकअप और हील्स पहनकर तैयार होती है, जबकि अनीशा एक सादी लाल साड़ी में आती है। अरे देखो इसे, पार्टी मेरी है और ये इतनी सच धज कर आई है जैसे इसी का जन्मदिन हो। कितना ओवर लग रहा है इस पर ये सब। सच में शनाया ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ लग रही है। दूसरों की पार्टी में आकर फालतू का टेंशन पाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही घटिया चॉइस है इसकी। देख रही हैं जेठानी जी, आपकी शहरी बहू हमारी जॉइंट फैमिली की कैसे बदनामी करवा रही है। क्या जरूरत थी इतने महंगे और भड़कीले कपड़े पहनने की? ए भगवान, ये निकिता तो हर जगह मेरा सर नीचा करवा रही है और ये अनीशा कितनी शांति से सब झेल रही है। क्या मैंने सच में गलती कर दी? बर्थडे पार्टी का माहौल अब निकिता के लिए कड़वा होता जा रहा है। चारों तरफ लोग उसी के पहनावे और व्यवहार का मजाक उड़ा रहे हैं। निकिता का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है, जबकि अनीशा कोने में खड़ी शांति से जूस पी रही है। अरे शनाया, वो देखो, उस लाल साड़ी वाली लड़की को देखो, कितनी ग्रेसफुल लग रही है। सादगी में भी कितनी चमक है उसके चेहरे पर। और ये दूसरी वाली तो जैसे मेकअप के डिब्बे में गिरकर आई है। बिल्कुल सही कहा, कपड़े पहनने का सलीका तो कोई इससे सीखे। ये निकिता तो बस दिखावे की दुकान लग रही है। उसे तो ढंग से चलना भी नहीं आ रहा उन ऊंची हील्स में। तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? हिम्मत है तो सामने आकर बोलो। तुम सबकी औकात क्या है जो मेरे कपड़ों पर कमेंट करो? देखो आंटी, मेरी पार्टी है, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपके कपड़े वाकई में यहाँ के माहौल के हिसाब से बहुत चीप लग रहे हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं।
निकिता अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और पैर पटकते हुए पार्टी से बाहर निकल जाती है। शारदा और मीनाक्षी भी उसके पीछे पीछे घर की तरफ भागती हैं। अगले दिन निकिता अपनी चिढ़ मिटाने के लिए अनीशा को जबरदस्ती शॉपिंग मॉल ले जाती है। ओ हेलो, इस लड़की को कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जो कम से कम इसे इंसान बना सके। ये जो गांव के गवारों वाले कपड़े इसने पहने, इसे देखकर तो मुझे मॉल में घुसते हुए भी शर्म आ रही थी। निकिता जी, मुझे किसी नए कपड़े की जरूरत नहीं है। मेरे कपड़े साफ हैं और मैं इनमें सहज महसूस करती हूँ। आप अपनी शॉपिंग कीजिए, मुझे इसमें मत घसीटिए। चुप रहो तुम, तुम्हारी पसंद तो वही 2 कौड़ी की होगी। देखो इसे, इसके पास तो ढंग के सैंडल खरीदने की भी औकात नहीं होगी। पता नहीं मेरे ससुर जी ने इसे इस घर की बहू कैसे बना लिया। तभी वहां अरुण आ जाता है और निकिता की ये कड़वी बातें सुन लेता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बहुत हो गया निकिता, अपनी जुबान पर लगाम दो। अनीशा तुम्हारी देवरानी और इस घर की बड़ी बहू है। अगर तुम्हें उसके कपड़ों से शर्म आती है तो तुम उसके साथ बाहर मत जाया करो। चलो अनीशा, हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे कपड़ों की चमक में इंसानियत नहीं दिखती, उससे बहस करना बेकार है। अरुण अनीशा को लेकर मॉल से बाहर निकल जाता है। निकिता पीछे खड़ी पैर पटकती रह जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। घर में सुबह का समय है। अरुण और नीरज मिठाई के डिब्बे लेकर घर के लिविंग रूम में आते हैं। चाची माँ, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे ऑफिस में कल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन सीईओ आने वाली है। उनके साथ हमारा एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। हाँ माँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंपनी की मालकिन को सामान देने के लिए कल एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी गई है। हमें भी सपरिवार वहां बुलाया गया है। ओ माय गॉड, बड़ी पार्टी। फिर तो मुझे शॉपिंग पर जाना होगा। मैं तो उस पार्टी की जान बन जाऊंगी। पर इस गांव की गवार का क्या होगा? क्या ये वहां भी अपनी फटी पुरानी साड़ी पहनकर जाएगी? माँ जी से समझा दीजिए कि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर ये वहाँ ऐसे ही गई तो हमारी नाक कट जाएगी। इसे घर पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। बहू तो सही कह रही है, पर अरुण इसे साथ ले जाने की जिद करेगा ही। हे भगवान, कल क्या होगा? मेरी तो सोच कर ही जान निकल रही है। पार्टी का दिन आ जाता है। शहर का सबसे बड़ा होटल रोशनी से जगमगा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता वहां मौजूद हैं। निकिता ने एक बहुत ही भड़कीली ड्रेस पहनी और वो बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही है। तभी एक काली चमचमाती लग्जरी गाड़ी होटल के गेट पर रुकती है। देखो देखो, शायद कोई बड़ा मेहमान आया है। पर ये क्या, इस गाड़ी से तो कोई साड़ी वाली औरत उतर रही है। जरूर कोई पुरानी सोच वाली होगी। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकलती है। उसने एक सिल्क की कीमती लेकिन सादगी भरी साड़ी पहनी है। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और गले में एक पतला सा नेकलेस है। वो कोई और नहीं, अनीशा है। ये तो अनीशा है। ये इस गाड़ी में कैसे, और ये इतनी सजी धजी क्यों है? माँ जी देखिए इसे, इसने यहाँ भी अपनी सादगी का ड्रामा शुरू कर दिया। निकिता अनीशा की तरफ बढ़कर उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कंपनी की मैनेजर शिवानी भागती हुई आती है। मैम आप आ गई, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। वेलकम मैम, रास्ता छोड़िए सब, हमारी सीईओ मैम आ गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स निकिता को धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं। मीडिया वाले अनीशा की तरफ दौड़ते हैं और कैमरों की फ्लैश लाइट से पूरा हॉल भर जाता है। मैम एक सवाल, आप इतनी कम उम्र में देश की सबसे सफल और अमीर महिलाओं में से एक हैं। आज की इस मॉडर्न पार्टी में भी आपने साड़ी और भारतीय पहनावा क्यों चुना है? क्योंकि मैं गरीब किसान की बेटी हूँ। मेरे पिता का सब कुछ एक समय पर बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मैंने ये मुकाम अपनी मेहनत और संस्कारों के दम पर हासिल किया है। मेरा मानना है कि इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों को छू ले, उसे अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। पहनावा दिल से होता है, सिर्फ दिखावे से नहीं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। शारदा, रामलाल और निकिता पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह जाते हैं। निकिता की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। तभी अचानक निकिता का पैर अपनी ही ड्रेस में फंसता है और वो पास रखे खाने की टेबल पर गिर जाती है। और ये कौन औरत है? इसे कपड़े तक संभालना नहीं आता, पूरी प्लेट मेरे ऊपर गिरा दी। कैसी बदतमीज और फूहड़ औरत है ये। निकिता रोते हुए वहां से भागती है। घर पहुंचकर सब लोग सन्न बैठे हैं। थोड़ी देर बाद अनीशा और अरुण भी घर पहुंचते हैं। अरे अनीशा बहू, ये सब क्या था? तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, तुमने हमें कभी बताया तक नहीं। दादाजी माफ कर दीजिएगा, मैं अरुण जी से सच्चा प्यार करने लगी थी। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी अमीरी के बारे में बता दूंगी तो शायद वो मुझे अपने बराबर का ना समझे। मैं चाहती थी कि मेरा परिवार मुझे मेरे पद के लिए नहीं बल्कि मेरी सादगी और मेरे व्यवहार के लिए अपनाए। ताने तो अक्सर परिवारों में मिलते हैं, पर मैंने कभी उन्हें दिल पर नहीं लिया। निकिता धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका है। वो सीधे आकर अनीशा के हाथ पकड़ लेती है। अनीशा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मैंने तुम्हें गंवार कहा, नौकरानी कहा, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया। पर आज तुमने साबित कर दिया कि असली बड़प्पन कपड़ों में नहीं संस्कारों में होता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कितनी छोटी सोच रखती थी। तुम महान हो अनीशा, वाकई महान हो। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा निकिता का साथ दिया और तुझे नीचा दिखाया। मैं एक अंधी माँ बन गई थी जिसे सिर्फ बाहरी चमक दिख रही थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ के समान हैं। परिवार में गलतफहमियां होती रहती हैं, पर आज से हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। वाह, आज वाकई में मेरे घर की बहुओं का मिलन हुआ है। अब तो इस घर में कोई गांव और शहर का भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक होकर रहेंगे।
निकिता अनीशा को गले लगा लेती है। घर के सभी सदस्य मुस्कुरा रहे हैं। जॉइंट फैमिली की ये खुशहाली अब और भी गहरी हो गई है। चलो भाई, अब इस खुशी के मौके पर मीठा तो बनता है। अनीशा बहू, आज फिर से अपनी वही लाजवाब खीर खिला दो सबको। और इस बार चीनी मैं और निकिता मिलकर डालेंगे। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। सादगी की जीत हुई और घमंड का अंत।